हेलो एंड वेलकम एवरीवन। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का फुल टेस्ट नंबर 2 हम यहाँ पे देखेंगे और ये टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है और ये टेस्ट नंबर 2 है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कुछ ज़रूरी बात कर लेते हैं। आज ही की न्यूज़ है, ये आज ही मिल रही थी सूत्रों के हवाले से ये खबर कि जो हमारा वीडियो का री एग्ज़ाम है वो 17 या 18 जून में से किसी भी दिन हो सकता है। ठीक है, 17 या 18 जून और ये कन्फर्म डेट है। इसी डेट को 99% हो जाएगा। ठीक है, 100% नहीं कह रही हूँ मैं, 99% इसी डेट को हो जाना चाहिए क्योंकि अंदर से ही खबर आ रही है, बाहर की कोई खबर नहीं है। ठीक है, खैर इन चीज़ों को छोड़ते हुए हाँ, एग्ज़ाम आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए कि जून के मिड तक हो जाना है। ठीक है, सो ये टेस्ट नंबर 2 है, फुल टेस्ट। मार्क्स मेरे आप देख सकते हैं इसमें 236 हैं। यहाँ से पेन ले लेती हूँ मैं एक बार। हाँ, 236 मार्क्स यहाँ पे देख सकते हो। 261 रैंक है 17,586 में से। और बाकी ये एक्यूरेसी वगैरह ये सब आप देखते रहिए। परसेंटाइल ये 98.53 समथिंग। हम यहाँ पे अब देखते हैं क्या इसका एनालिसिस करते हैं पूरा। एक काफ़ी दिन से मैंने चलाया नहीं है तो मैं देख रही हूँ कि पूरा एनालिसिस कहाँ पे आता है कि हमने इतने इसमें सही हो गए, इतने उसमें सही हो गए। खैर हम पूरा ही देख लेते हैं। ठीक है, या फिर एक सेकंड यार, मेरा नेट भी इतना वीक है। देखिए इसकी जो स्पीड है 47 पॉइंट समथिंग केवी में आ रही है और ये आप देख सकते हैं कि खुलने में कितना टाइम लगा रहा है। अबे खुल जा, खुल गया है। ठीक है, सो और सबसे पहले हिंदी को ही देख लेते हैं। हिंदी में 50/50 का ही टारगेट लेके चलना। अगर इससे कम लेके चलोगे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस बार, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 4-5 सालों का अनुभव और हो गया उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया था। अब 4-5 साल और वो पढ़ चुके हैं, तो कंपटीशन का लेवल आप देख सकते हैं। सो ए स्वर का प्रकार है, कैसा है ये? अच्छा, मैं इसको पुनः प्रयास मोड पे रखूं या आपको डायरेक्ट आंसर दिखाऊं? एक कौन सा स्वर है? तो आ जो है ये संयुक्त स्वर है। ठीक है, ओके। उसके बाद स्वर कौन सा नहीं है? तो ख स्वर नहीं है, इसको सबको पता, इजी सा क्वेश्चन है। रे कैसा व्यंजन है? रे, यर, लेवे जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसके बाद ये कौन सा तत्सम तद्भव विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कंकड़ और कंकड़ ये वाला सुमेलित नहीं है। तत्सम और तद्भव कौन सा सही है? कैसे सही होगा? इसमें सुमेलित नहीं है, यही तो दे रखा था ना, तो कैसे लिखा जाता है फिर ये कंकड़ और कंकड़? वैसे मैंने सही कर दिया उस टाइम पे जब मैंने ये किया है, क्योंकि मैं उस 1 अप्रैल के बाद आज ही देख रही हूँ इसको डायरेक्ट। मैंने इसका एनालिसिस किया नहीं था, तो अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कंकड़ और कंकड़ में क्या है। खैर फिलहाल आप देख लीजिए, मैं वैसे इसको दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या कटु, कड़वा, कृपा, कृपा, काक, कौ ये सब सही हैं, ये सही नहीं। कंकड़ कंकड़ क्या बोलते हैं? कंकन बोलते हैं क्या? खैर छोड़िए, मुझे खुद याद नहीं है उतना। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ किया जाता है तो वो तद्भव होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एज यूज करोगे आप संस्कृत को ही तो वो तो तत्सम होता है। उसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन के साथ यूज करोगे तो तद्भव हो जाता है। कुटुम्ब शब्द क्या है? तो ये कुटुम्ब तद्भव शब्द है। ओके, सुषमा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सुषमा चमक का है। चमक के और भी कुछ पर्यायवाची हैं क्या? देखते हैं यहाँ पे। इसके अन्य पर्यायवाची हैं कांति, आभा, प्रभा, द्युति आदि। ठीक है, और इसको भी देखेंगे क्या? बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर अगर पूरी परिभाषा मतलब पूरी व्याख्या हम देखने लगे तो। शुभ्रांशु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शुभ्रांशु का पर्यायवाची नहीं है शाला। ये मयंक, सीतू और निशाकर ये तीनों शुभ्रांशु के पर्यायवाची हैं। 31% ने इसको राइट किया है, देख लीजिए आप। कमल का पर्यायवाची नहीं है तो गिरीश नहीं है, अरविंद, राजीव, नीरज ये सब हैं। अवलंब का सही विलोम पूछा है तो अवलंब का निरालंब हो जाएगा। वैसे सारे क्वेश्चन सही हुए हैं मेरे हिंदी में, अब तक कोई गलत निकला नहीं है। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 11वें पे आ चुके हैं। परमार्थ शब्द का विलोम हमको यहाँ पे बताना है। परमार्थ का स्वार्थ हो जाएगा। भौतिक का आध्यात्मिक विलोम है। उत्कच या उत्कट
इसमें श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द का क्या अर्थ है ये पूछा है, तो गंजा और तीव्र, उत्कच का गंजा और उत्कट का तीव्र। ओके ओके। तक्र और तर्क, तो इसका मट्ठा और बहस। वैसे मुझे लग रहा है कि पुनः प्रयास मोड मुझे ऑन कर देना चाहिए, क्योंकि खुद मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा है ये क्या, जिस टाइम पेपर देते हैं उसी टाइम ज़्यादा दिमाग लगता है। पर्ण और प्रण का पत्ता और प्रतिज्ञा और शुद्ध वर्तनी का चयन हमको यहाँ पे करना था, तो स्वाभाविक ये सही है। प्रतिक्रिया ऐसे नहीं लिखा जाता है, कैसे कैसे लिखा जाता है वो भी यहाँ पे लिख के बताया गया होगा, देख लीजिए। प्रतिक्रिया को आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसे लिखा है ये, और क्रांतिकारी ये है, मातृभूमि ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन फिर से करना है। व्यापारिक सही है, अनुच्छेद में बीच में चय लगेगा, आधा चय संवेदना होता है, और परिमार्जन छोटी की मात्रा चढ़ेगी। शुद्ध वर्तनी फिर से मंत्रिमंडल ही है, ठिठोली भी सही नहीं है, बड़ी की मात्रा चढ़ेगी। रोजमर्रा गलत लिखा हुआ है, मूसलाधार होता है, मूसलधार नहीं होता। इसमें भाववाचक संज्ञा किस में है, तो बचपन में है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा, शेर ने हिरण को खा लिया। शेर भी एक जाति ही है और हिरण भी एक जाति ही है। ठीक है, शेरों की एक प्रजाति ही तो है, कोई व्यक्तिगत कोई किसी का नाम थोड़ना है शेर। ठीक है, हाँ, इसी में है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रथम पुरुष, क्या क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद पापा ऑफिस से लौट आए हैं, पापा लौट आए हैं ऑफिस से, किस क्रिया का उदाहरण है, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया है इसमें, मेरा गलत हो गया, नहीं गलत नहीं हुआ, टाइम 28 सेकंड लिया था मैंने इसमें। संयुक्त क्रिया, एक बार ना इसको पढ़ लेते हैं दोबारा से, क्या कह रहा है ये संयुक्त क्रिया। इसमें लौट और आए दो क्रिया हैं। अच्छा, इसमें जो है क्रियाएं हैं दो, कौन कौन सी हैं, लौट और आए। तो इस कारण से दो या दो से अधिक क्रियाएं जब मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो लौट कर आए हैं पापा, इसलिए इसमें है संयुक्त क्रिया। आगे बढ़ते हैं। घर के भीतर से सांप निकला, हाँ ये मेरा गलत हो गया था। अब बताइए इसमें घर के भीतर से सांप निकला, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है, तो संबंधवाचक है। मैंने सार्वनामिक कर दिया था क्योंकि सार्वनामिक मुझे याद नहीं था कि कौन सा विशेषण होता है ये, तो संबंधवाचक इसका राइट है। अब देख लेते हैं, जैसे घर के भीतर से सांप निकला में संबंधवाचक है, क्यों, क्योंकि विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति से दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए यही कि घर के भीतर से सांप निकला और घर की बाहरी दीवार खराब हो रही है। ठीक है, संबंधवाचक हो गया। स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे वसुंधरा हो जाएगा, बादल, जीजा, भालू ये सब पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग शब्द का सही चयन कीजिए, तो भवानी यहाँ पे सही शब्द होगा, भवानी स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द की पहचान हमको यहाँ पे करनी है, तो सोना हो जाएगा, एकादशी, आशा, नीति ये सब तो स्त्रीलिंग है। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन सा है, समालोचना है। कौन कौन से शब्द से बन रहा है, तो सम प्लस आलोचना, तो एक से अधिक से कहाँ बन रहा है फिर ये, एक से अधिक उपसर्ग कौन से बना, सम प्लस आलोचना, लोच धातु। अच्छा हाँ, लोच धातु है, ठीक है, ओके। सम का अर्थ बराबर है, व्याख्या आप देख लीजिए एक बार। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, तो सुरेश यहाँ पे उपसर्ग रहित है, सुरेश उपसर्ग रहित है। सुरेश का संधि विच्छेद सुर प्लस ईस होगा और एक गुण संधि है। ठीक है, निर्णय शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो निर प्लस नय, निर प्लस नय है, हाँ निर प्लस नय है। निम्न में से क्या एक प्रत्यय है, तो अनु जो है ये तो उपसर्ग है, वी भी उपसर्ग है, सत भी उपसर्ग है। यहाँ पे उआ जो है ये उआ, ये ही यहाँ पे प्रत्यय है। ठीक है, जैसे मछुआ, गेरुआ, ठलुआ ये है ना, तो प्रत्यय इनमें क्या है, उआ। ऐसे बड़ा हार्ड सा क्वेश्चन था ये, जब मैं कर ली थी इसको तो हो नहीं रहा था। फिर जोगिन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जोगिन में इन हो जाएगा। शब्द कौन कौन से हैं, जोगी प्लस इन, जोगी प्लस इन। रुकावट में कौन सा प्रत्यय है, तो आवट, रुकावट में नौइक, नाविक हो जाएगा। शिव प्लस आलय, शिवालय। जगत प्लस ईश, जगदीश। समास के कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं समास के, कौन कौन से हैं वो सब आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं।
किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है? तो चतुरानन में है। 4 है अनन जिसके, अर्थात कौन? भगवान विष्णु। किसमें कर्मधारय होगा? तो अधमरा में कर्मधारय है। बाकी शब्दों में भी कौन कौन सा है ये भी आप बताइए। रामानुज में, सपरिवार में और देवासुर में। देवासुर, सपरिवार और रामानुज, इनमें कौन कौन सा समास है? क्योंकि ये समास ना कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बस हम सोचते ही रह जाते हैं। अब इस पे भी टाइम आप देख सकते हो 36 सेकंड का टाइम लगा है। तो कर्मधारय में और कई सारे समास हैं, उनमें बहुत टाइम लगता है हमको सोचने में। और द्विगु समास कौन सा है? त्रिलोक में है। अच्छा, चतुरानन में क्यों नहीं है? क्योंकि चतुरानन से किसी मतलब भगवान विष्णु का बोध हो रहा है, इसलिए चतुरानन में द्विगु समास नहीं है। त्रिलोक में है। और माँ ने मारा तो बालक रूठ गया का सरल वाक्य क्या होगा? माँ के मारने पर बालक रूठ गया, सरल वाक्य होगा ये। सरल वाक्य होता है जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। प्रखर क्रिकेट खेलता है, तो सरल वाक्य है ये। कौन सा विकल्प संयुक्त वाक्य का है? राम आया और सो गया। और से ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, राम आया और सो गया, ठीक है। मिश्र वाक्य के लिए उचित विकल्प क्या है? मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक प्रधान वाक्य होता है और बाकी जो उपवाक्य होते हैं वो उस पर आश्रित होते हैं। मोहन से टहला भी नहीं जाता, तो ये भाववाच्य है। निम्न वाक्यों में से कर्तवाच्य का चयन करना है, तो अब चलते हैं और आइए चलें, इन दोनों में ही कर्तवाच्य है। अब ये यहाँ पे आ गया है क्या? ये एक पैसेज आ गया है, इसको आंसर अब इसको नहीं देखते हम क्योंकि बेकार में टाइम वेस्ट करना है यहाँ पे हमको। आप ऐसे क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं सभी लोग, बस थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना होता है अगर इसका टाइटल पूछ लेते हैं तो, ठीक है। तो नेट भी मेरा बोल रहा है, जैसे यहाँ पे ये शीर्षक पूछ ले गया है तो शीर्षक पूछना बस थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे रीजनिंग शुरू हो रही है और रीजनिंग से पहले मुझे लग रहा है कि हम लोगों को कर लेना चाहिए क्या? जीएस कर लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ से पता चलता है, देखिए हिंदी परिज्ञान में मेरे 49 ठीक हो गए, हिंदी थी भी इजी ही है ना, और करे पूरे 50 थे, गलत हो गया। सामान्य बुद्धि में 39 ही ठीक हुए बस। रीजनिंग देख रहे हो आप, और 9 गलत हुए हैं, 2 मैंने करे नहीं थे। और यहाँ भी जीएस में भी 39 ठीक है, 8 गलत हैं, 3 करे नहीं थे। मतलब 145 क्वेश्चन मैंने टोटल करे थे, जिसमें से 49 हिंदी में, 39 उसमें रीजनिंग में और 39 जीएस में ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमको करना है यहाँ पे सामान्य जानकारी डायरेक्टली, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन सा है? तो ये लाइन प्रिंटर, ये प्रिंटर के बारे में ना पढ़ लीजिएगा जरूर, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स, ये सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर ही होते हैं। और इसकी जो व्याख्या को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद MS वर्ड 2010 में अंडू प्रदर्शन करने के लिए, तो अंडू के लिए कौन सा है? मैंने खुद गलत कर दिया, Ctrl+Z है अंडू के लिए, ठीक है। अंडू के लिए Ctrl+Z है। Ctrl+A किस लिए है? और इसका चयन करने के लिए, ठीक है। Ctrl+Y पिछली क्रिया को फिर से करने के लिए, और Ctrl+U पाठ को रेखांकित करने के लिए। पाठ को रेखांकित करने के लिए होता है Ctrl+U, ठीक है। हमारा गलत हो गया था ये। आगे बढ़ते हैं। टॉम्ब ऑफ सैंड, तो ये तो बहुत चर्चित पुस्तक रही है इस बार की, गीतांजलि श्री, और इनको मिला है क्या? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 का मिला है। पहला हिंदी उपन्यास बन गया है ये, और हिंदी में इसको रेत समाधि बोलते हैं। और इनके साथ जो थी जिन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, उनका नाम क्या था? डॉजी रेकवेल। कहीं लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उनका नाम भी आपको याद रखना है, डेजी रॉकवेल सॉरी। किस केंद्रीय मंत्री ने अप्रैल 2022 में विदेशी विद्वानों की सुविधा के लिए इंडिया एलुमनी पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो ये मीनाक्षी लेखी ने किया था। देख रहे हो मेरा, अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मेरे कितने गलत हुए हैं इसमें। जीएस में वो भी करंट सेक्शन ही ज़्यादा गलत हुआ है मेरा, क्योंकि मुझे करंट मेरा तैयार नहीं था। मैंने अब क्या बोलते हैं उसको, वो मंगवाई है, मंगवाई क्या, अभी मिली नहीं है मुझे, अभी तो मुझे बस PDF मिला है। मैंने फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे सर्च करके देखी है, अभी आई ही नहीं है वहाँ पे। मैं किसकी बात कर रही हूँ? उसकी जो दृष्टि के करंट अफेयर से वार्षिक,
आँख वाली जो किताब आती है उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो भारतीय नौसेना के लिए स्वदेश में बनाया गया निर्माण किया हुआ पहला विमान वाहक कौन है? INS विक्रांत है। ये पहला विमान वाहक है, ये स्वदेश में बना हुआ INS विक्रांत। कौन सा मंत्रालय 16 नवंबर 2022 से वाराणसी में एक महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगम का आयोजन कौन कर रहा है? तो शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। सबसे पहले काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ हो रहा है? वाराणसी में हो रहा है। कौन करवा रहा है? शिक्षा मंत्रालय। एशियाई और राष्ट्रमंडल दोनों खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज का 4 सितंबर 2022 को निधन हो गया है। तो बिरजू साहा है, ये याद रखिएगा, भारतीय मुक्केबाज बिरजू साहा। योग्यकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित तीसरी G20 शेरपा बैठक में भारत का शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत हैं, ये याद रखिए। 10.22 का द्विआधारी समकक्ष क्या है? तो ये चीज़ आपको करके जानी है, सारे के सारे कर लेने हैं। डेसिमल और बाइनरी और हेक्साडेसिमल और कौन कौन से होते हैं, ऑक्टल वगैरह, ये सारे के सारे आपको कर लेने हैं एक बार, तो क्योंकि एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ टाइम भी नहीं लगेगा, एक बार में कर लेंगे। पहला जैन तीर्थकर कौन था? तो ऋषभदेव थे पहले जैन तीर्थकर। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? शायद मैंने गलत बोल दिया है। इनका जन्म के बारे में ठीक एक सेकंड यहाँ पे पढ़ते हैं, अगर लिखा हुआ होगा तो। नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। वैसे इनका जो जन्म का प्रतीक था वो बैल था, इतना मुझे याद है अब। और ये पहले जैन तीर्थकर हैं, भगवान ऋषभदेव। निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता के स्थल के एक बंदरगाह का प्रमाण देता है? तो बंदरगाह लोथल देता है। और लोथल जो है ये समुद्र के किनारे है, गुजरात में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोरक्को का यात्री, तो मोरक्को से तो MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता आया था। और किताबुल रेहला या फिर सिर्फ रेहला उसकी बुक थी। तो कौन था ये? इब्न बतूता था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये अलबरूनी, निकोलो कॉन्टी और ये फाहियान किसके शासनकाल में आया था? इसकी एक फेमस बुक थी फोको की। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था। निकोलो कॉन्टी किसके में आया था? निकोलो कॉन्टी तो हमको नहीं याद आ रहा किसके में आया था, लेकिन अलबरूनी जरूर आपको पता होगा, क्योंकि अलबरूनी के बारे में तो बहुत कुछ फेमस है, ठीक है। निकोलो कॉन्टी को तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अलबरूनी के बारे में आप लोग बता के जाइएगा कमेंट सेक्शन में। गोत्र शब्द पहली बार ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है। गोत्र शब्द पहली बार ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कल्की महोत्सव जो होता है वो संभल जिला, संभल से रिलेटेड कल ही मैंने कुछ पढ़ा था। हाँ, संभल की जो मस्जिद थी वो कल मैं पढ़ रही थी, मुगल काल के स्थापत्य कला। तो जो संभल की मस्जिद थी वो बाबर ने बनवाई थी। यस, तो कल की महोत्सव संभल जिला में हुआ है। सैफई महोत्सव ललितपुर में नहीं हुआ, तो कहाँ पे हुआ है फिर? सैफई महोत्सव इटावा जिले में मनाया जाता है। ये ललितपुर में कहाँ से हो जाएगा सैफई? कबीर महोत्सव संत कबीर नगर में। और जल क्रीड़ा महोत्सव प्रयागराज में। आगे बढ़ते हैं। नृपेंद्र मिश्रा सिविल सेवा, नृपेंद्र मिश्रा ये तो मोदी जी के वो थे ना, सचिव। हाँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे याद आ गया इनका नाम पढ़ के ही कि ये तो मोदी जी के सचिव रहे हैं। मोदी जी के प्रधान सचिव के रूप में कार्य किया इन्होंने। और अब हुआ क्या है, किस लिए ये न्यूज़ में थे? अच्छा, इनको पद्म भूषण मिला है और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो देवरिया से हैं ये चीज़ याद रखिएगा। इनमें गलत सम्मिलित बताना है तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है, ना कि 10 फरवरी को। बाकी ये सब ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई और भारत सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर। बखीरा कौन सा सही? बखीरा तो संत कबीर नगर में, नाम में नहीं है। ओखला गाजियाबाद यानी कि गौतम बुद्ध नगर को, नोएडा वगैरह इधर है ये। और सांडी हरदोई में है। यही यहाँ पे सही सुमेलित है। महावीर स्वामी, ये महावीर स्वामी किधर है भाई? सांडी तो हरदोई में है, बखीरा संत कबीर नगर में है, ओखला गौतम बुद्ध नगर में है, सांडी और महावीर स्वामी जो है ललितपुर में है, ठीक है, ओके। इको मार्क तो पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद को दिया जाता है। कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य? MSP कितनी फसल के लिए होता है? तो 23 फसलों के लिए होता है। 7 अनाज की फसलें हैं, जिसमें धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, रागी है। 5 दालें हैं, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। 7 तिलहन हैं। वैसे ये सब पढ़ना बेकार की चीज़ें है। और गन्ने पे जो मूल्य होता है वो FRP होता है, फेयर प्राइस, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। FRP का फुल फॉर्म क्या होता है मुझे नहीं पता।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का तो पता है, एफआरपी पता नहीं, इस टाइम में आएगा भी नहीं मुझे याद है एफआरपी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि 23 फसलों पे तो दिया जाता है एमएसपी एंड एक गन्ने पे दिया जाता है एफआरपी। हीनार्थ प्रबंधन डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार आरबीआई से ऋण लेती है, इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। कौन सा सही है इसमें से? सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ये सही है, एकदम से सही है। जो महमूदपुर गांव है भक्ति संत सूरदास से जुड़ा हुआ है ये गांव, तो अब इसका नाम कर दिया जाएगा परसौली। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, कब हुआ था ये इसकी स्थापना? तो 1875 में, ठीक है, 1875 में। भारत में कौन सा राज्य हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हीरा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के पन्ना में ही होता है। उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर, ये लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग के लिए फेमस है सहारनपुर, और सहारनपुर में ही है माँ शाकुंभरी देवी का मंदिर। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो फतेहपुर सीकरी में है। किसने बनवाई थी? अकबर ने बनवाई थी। क्यों बनवाई थी? क्योंकि जब उसका बेटा था जहांगीर, मतलब जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, तो सलीम जब पैदा हुआ था इन्हीं के आशीर्वाद से पैदा हुआ था, ऐसा कहा जाता है। ऐसा किताबों में लिखा हुआ है, तो इसलिए उसने यहाँ पे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनवाई थी और उनका बेटे का नाम भी सलीम रखा था। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत निहित है? तो समताप मंडल में होती है। वायुमंडल की चारों पांचों जो परतें होती हैं उनको क्रम से याद रख लेना, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है, ओके। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो चमकीला शुक्र है, ठीक है। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी नीले रंग की है और बृहस्पति पीले रंग का है। शुक्र सबसे चमकीला है और शनि जो है वो सबसे काला है। इस तरीके से मुझे 3-4 के रंग पता है बस। युवा शुरू की है। युवा क्या है? ये यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। युवा जो ये एक पहल युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री ने शुरू की है, तो उसका आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। पिछली बार भी जब 2-3 फुल फॉर्म आए थे, आपने देखा होगा वीडियो के एग्जाम में। सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो आज भी उत्पादन करता है तो डिगबोई है। डिगबोई कहाँ का है? असम का है। और ये बॉम्बे हाई कहाँ है? तो बॉम्बे नाम से इसके पता चल रहा है कहाँ है बॉम्बे। हीराकुंड बांध, हीराकुंड महानदी पे है। पौंग बांध ब्यास नदी पे है। कडाना और उकाई तापी पे है। तो कडाना हम खुद ही लगा सकते हैं कि ये माही पे ही होगा, ठीक है। ए का 4। आप यहाँ पे देख लीजिए आंसर, ज़्यादा टाइम लग रहा है। IST देश भर में पालन किया जाने का वाला समय नया निम्न में से किस स्थान का वास्तविक समय है? तो ये मिर्जापुर नैनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो इसकी जो व्याख्या होती है ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसको भी आप लोग ना देख लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं अब। 1194 में चंदावड़ के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? तो ये वही थे जयचंद। इनका नाम बहुत फेमस है, जयचंद, ठीक है। मुगल काल के राजस्व संग्रह प्रणाली में जब्ती क्या था? तो ये राजस्व ही था, ठीक है, अनुमानित राजस्व था। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, ये किसने बोला था? ये तो जवाहरलाल, मैंने उस टाइम पे लगा दिया था लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन बाद में मुझे याद आया जब मैंने इसको हिंदी करके देखा, अरे ये बात तो जवाहरलाल नेहरू ने बोली थी उस टाइम पे रात के 12 बजे। हिंदी में अगर आप देखो तो ये लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन हिंदी आपको खुद ही करके देखनी पड़ेगी कि आधी रात को जब सारा संसार सो रहा है तो इंडिया अपने मतलब भारत अपने स्वतंत्रता के लिए जाग रहा है, ऐसे कुछ बोला था उन्होंने, तो वही है ये सब। किस समझौते में हिंदू मुस्लिम मतभेदों को हल करने की मांग की गई थी? तो लखनऊ समझौता कहाँ पे हुआ था? अरे लखनऊ में ही हुआ है मतलब, लेकिन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था ये। और यहाँ पे जो मुस्लिम लीग थी और जो कांग्रेस था वो दोनों फिर से एक मंच पे आ गए थे और AC मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1943 में एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे और उस महिला रेजिमेंट के जो अध्यक्ष थी वो लक्ष्मी सहगल नाम था उनका। अगर यहाँ पे नाम लिखा हुआ हो तो देखते हैं हम, नहीं यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ है। और इस रेजिमेंट का नाम रखा गया था झांसी की रानी रेजिमेंट, ठीक है।
उसके बाद भारत के संविधान के अनुसार कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो पंचायत तो भाग 9 में है, ठीक है। नगर पालिका भाग 9A में है, ये भी ठीक है। सहकारी समिति भाग 9B में है, ये भी ठीक है। न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल भाग 10 में नहीं है, ये यहाँ पे गलत है। ट्रिब्यूनल तो 14A में होगा आई थिंक। हाँ, ट्रिब्यूनल देखिए 14 के पार्ट A में है ये। भाग 10 में तो SC/ST हैं। एक बार रिवाइज कर लें, मुझे भी रिवाइज हो जाएगा, एक बार कर ही लेते हैं। देखिए भाग 1 में तो पूरा दे ही रखा है कि भारत राज्यों का संघ ऐसे करके। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। भाग 4 में है DPSP। 4A में मौलिक कर्तव्य हैं। 5 में है संघ। 6 में है राज्य और 7 में है, 7 को रिपील कर दिया गया है। 8 में है केंद्र शासित प्रदेश और भाग 9 में यही है पंचायत। 9A में नगर पालिका जिसके अब चुनाव होने ही वाले हैं और 9B में है सहकारी संस्थाएं। उसके बाद 10 में आते हैं SC/ST। उसके बाद 11 में आते हैं तो केंद्र राज्य संबंध है। 12 में आते हैं तो वित्त है। 12 में वित्त है। 13 में व्यापार है। 14 में सेवाएं हैं और 15 में निर्वाचन है। 16 में स्पेशल कुछ, 14 ही वैसे बीच में रह गया है ना, 14 ही हमने पहले ही पढ़ लिया था। ये न्यायाधिकरण है, उसमें 323A और 323B आर्टिकल। और उसके बाद 16 तक हो गया। 17 में भाषा है। 18 में क्या है, 18 में 352 से लेकर 360 तक जो आपातकाल है वो है। 18 हो गया। 19 में क्या है और 20 में क्या है, 20 में संशोधन है, ठीक है। 19 में मुझे पता नहीं, याद नहीं रहा अब इतना। संविधान की प्रस्तावना की कानूनी संवैधानिक प्रकृति क्या है। वैसे मुझे ना पूरे 395 आर्टिकल याद थे, लेकिन अब फिर से याद करना पड़ेगा, बार बार भूलने का पता नहीं क्या हो गया। संविधान की प्रस्तावना की कानूनी जो प्रकृति है क्या है, ये प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब इसको आप जैसे DPSP के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, वो पूरी तरह राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लागू होंगे या नहीं होंगे। ठीक उसी प्रकार प्रस्तावना के लिए भी आप नहीं जा सकते हो। ये लीगल मतलब इसकी कोई कानूनी प्रकृति नहीं है, ये बस एक आईने दिखाने की तरह काम करती है कि ऐसे ऐसे आप काम कीजिए, इसलिए प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। लेकिन यहीं पर बात हम अगर अपने लीगल राइट्स की करें तो उनके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों में, आर्टिकल 32 एंड 226 के अंतर्गत। उसके बाद गलत मिलान यहाँ पे कौन सा है, तो ये एक बार इसको तो आप जरूर कर लीजिएगा कि संघ सूची में और राज्य सूची में, और एक तो कितने कितने विषय हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं किस सूची में, ठीक है। तो ये मेरा गलत हो गया था। वन समवर्ती सूची 1 जो है अब ये राज्य सूची में कर दिया गया है। वो 1942 में जो संशोधन हुआ था, 1942 नहीं, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, मैं गलत बोल जाती हूँ, तो उससे ये 5 सब्जेक्ट थे वो समवर्ती सूची से हटाकर राज्य सूची में कर दिए गए थे। उसके बाद मूल संरचना का हिस्सा नहीं बनता है यहाँ पे, तो राष्ट्रपति, ये क्या था, ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आता क्या बोल क्या रहा है यहाँ पे, क्या पूछना चाह रहा है। मूल संरचना का हिस्सा नहीं बनता है तो राष्ट्रपति का चुनाव है यहाँ पे। ये मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, आप लोग देखिए इसको कि क्या है इसमें। और भूमि सुधार, राज्य भूमि सुधार शामिल हैं, तो ये भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में शामिल है। एक्चुअली जब हमारा संविधान बना था तो उसमें 8 ही अनुसूची थी, लेकिन जैसे ही संविधान बन गया, भारत को आज़ादी मिल गई, तो उसके बाद जैसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो जमींदारी को ही लेकर हुआ था, यानी कि भूमि सुधारों को लेकर हुआ था, जमींदारी को समाप्त किया गया था, तो उसके लिए 9वीं अनुसूची बनाई गई थी, ठीक है। 1951 में पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार से संबंधित और उसके लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं। वीटो पावर का उपयोग, वीटो पावर तो हमारे पास, हमारे राष्ट्रपति जी के पास है सिर्फ। आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर उत्तर प्रदेश के कितने गाँव ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जीता है, तो ये 29 स्टेट्स हैं। इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। 29 क्या है, 29 विषय हैं हमारे जो पंचायत, यार याद नहीं आ रहा मैं, 29 विषय किस में है, जैसे पंचायत वाला सिस्टम है ना हमारे यहाँ 1992 से जो लागू हुआ है, ग्राम पंचायत, नगर पालिका और वो सहकारी समिति जो पार्ट 9 में जोड़ा गया है ना, वो उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो उसमें जो पंचायत है, ग्राम पंचायत, उसमें 29 विषय हैं, उससे आप याद रखिएगा। विश्व बैंक समूह का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में। एट प्रेजेंट इसके हेड कौन है, डेविड मालपास हैं क्या,
और इसके विश्व बैंक में 5 समूह हैं, इनको भी याद रखिएगा। IBRD को तो खुद ही वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, और IDA, IFC, मीगा और ICSID, ये पाँचों के पाँचों इसके समूह में शामिल हैं। यहाँ पे लिख नहीं रहा है कि एट प्रेजेंट इसके हेड कौन है। आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा कि वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है एट प्रेजेंट। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। और प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पे? तो इंदिरा गांधी जी थी। भारत ने 2022 अंडर 19 विश्व कप में का खिताब किसको 4 विकेट से हरा के जीता है? तो भारत ने इंग्लैंड को हरा के जीता था अंडर 19 वर्ल्ड कप। हिंदी वर्ष कैलेंडर पंचांग का पहला महीना कौन सा है? तो चैत्र होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रव, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ऐसे करके मुझे याद है। मेरी मम्मी बोलती रहती हैं तो मुझे भी याद हो गए हैं। ठीक है, हाँ तो आगे बढ़ते हैं। मसूड़ों से खून आना, तो ये विटामिन सी की कमी होती है, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है ना, विटामिन सी का। तो इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? पेनिसिलिन की खोज तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही की थी। विद्युत बल्ब की एडिशन ने की है। टेलीविजन की जेल वेयर ने की है। लेकिन सापेक्षता के सिद्धांत जो दिया है वो निकोलस टेस्ला ने नहीं। किसने दिया है? यहाँ पे तो लिखा हुआ ही नहीं है कहीं भी। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया है ना। अगर मैं भी गलत बोल रही हूँ तो एक बार देख तो लूँ क्या क्या है। एक वैसे इसका ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं याद करने के लिए किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इन्होंने लिखा नहीं है। हाँ लिखा हुआ यहाँ पे सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिया है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमको चलना है कहाँ पे? सामान्य बुद्धि परीक्षण में। ठीक है, जीएस में चलना है। मेरे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए थे उनको भी देखेंगे। कोरोना का विषाणु होता है तो लेवेंडर क्या होता है? लेवेंडर मुझे लगा कि वृक्ष होते हैं, लेकिन ये झाड़ी होती है। लेवेंडर के फूल नाम आपने सुना होगा ना, जम्मू कश्मीर वगैरह में बहुत होता है, तो इसीलिए मैंने पता नहीं क्या वृक्ष पे लगा दिया, झाड़ी पे नहीं लगाते, इसलिए गलत हो गया ये यहाँ पे चेक कर लेना, एक बार आप करके देख लेना कि कैसे कैसे ये आंसर आए हैं। ठीक है, क्योंकि पेन वैन तो यहाँ ढंग से चलता नहीं, तो इसलिए कर नहीं सकते इसको। फिर भी एक बार देख लेते हैं। चलो, इसमें 3 ऐड हो रहे हैं, है ना। ई से एच आ रहा है तो 3 ऐड हो रहा है, ओ से आर आ रहा है तो 3 ऐड हो रहा है, इसलिए 3 ऐड करके यहाँ पे ये BW UB हो जाएगा। उसके बाद P, इसमें देख ही लेते हैं क्या क्या हो रहा है। -35 हो रहा है, 7 इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद हाँ, ऐसे वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना इनको कर लीजिएगा। जो ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस आते हैं ऐसे आते हैं, और भी वैसे आते हैं कि पॉइंट आउट करके बोला कि वो उसके माँ का भाई है या वो है, ऐसे करके बोलते हैं ना, पॉइंट आउट करके बोला जाता है। एक ऐसे क्वेश्चन को कर लेना। हाँ, ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी कर लेना। तीन तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए गए ना ब्लड रिलेशन में। एक तो ये पूछ लिया गया, एक ये पूछ लिया गया, एक ये, तो तीनों तरीके के क्वेश्चन आपसे आने चाहिए। उसके बाद ये इसमें बेजोड़ कौन सा है? तो स्वर्ण, लौह, एल्यूमिनियम ये सब धातु हैं। सल्फर यहाँ पे अलग हो जाएगा। इसमें भी अलग बताना है तो ये सब खगोलीय चीज़ें ही हैं ना, सितारे, तारा समूह, सौर मंडल, ये खगोलीय यहाँ पे अलग हो जाएगा। उसके बाद ये 36, 10, 16 इसके जैसा समूह छांटना है आपको। तो ये 81, 11, 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है, तो इसके लिए तो बनाना पड़ता है ट्री। तो यहाँ पे मेरे पास पेन नहीं है। 4:20 होने पे आपको बताना है, समय बताना है। 4:20 होने पर घंटा मिनट के बीच की सुइयों का अंतर, इसे तो हम ओरली निकाल सकते हैं। और मुझे जैसे आता है मैं अपने तरीके से निकाल लूँ, आप अपने तरीके से निकालिएगा। तो यहाँ पे होगी 4:20, मतलब दोनों सुई 4 पे ही हैं, तो हाँ यहाँ पे 10 डिग्री आ जाएगा। मैंने निकाल लिया ओरली। 30 में 0 की गुणा होगी वो तो 0 हो जाएगा उधर। फिर मिनट के बट्टे 2 करेंगे हम तो 10 मिनट बचेगा। ठीक है, 10 डिग्री का कोण होगा यहाँ पे। 15 अगस्त 2050 को कौन सा दिन है? तो इसके भी निकालना आपको आता ही होगा, सोमवार हो जाएगा। अच्छा, इसमें कैसे निकाल रखा है इसको देखते हैं।
हाँ मैं भी ऐसे ही निकालती हूँ, 1600 में 4, 400 में 2, ऐसे करके निकालती हूँ मैं भी, जैसे यहाँ पे निकाला हुआ दे रखा है। मदर को ये लिखा गया है शुड को, तो ये हमारा ये उस टाइम गलत हो गया। फिर तो देखते हैं कैसे गलत हुआ, क्या क्या है। इस कूट के लिए पैटर्न इस प्रकार है। अच्छा, पीछे से +2 ऐड करके आया है इसमें, ओके। किसी निश्चित संख्या का 3 गुना 11 से 19 सदी के बाद संख्या क्या होगी, तो ये तो करके देख लेगा हर एक कोई। और कोडिंग इसमें ज़्यादा ही नहीं है, ज़्यादा ही है ना। ठीक है, एक बार कोडिंग वाले क्वेश्चंस को देख लीजिए, उसके बाद बस उसके बाद ऐसे वाले क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। यार मेरे पास ना पेन नहीं है, वरना ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन कराने का मन करता है। पेन नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सुविधा नहीं है। मतलब ये वाला पेन, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये तो ढंग से चलता ही नहीं इससे, ये तो फिंगर से चलाना पड़ता है, तो ये तो ढंग से नहीं चलेगा ना। टर्म्स ही नहीं दिखा गया, देखो। खैर इसको छोड़ते हैं। उसके बाद हाँ, ऐसे क्वेश्चन में ना आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकती है, ऐसे क्वेश्चन पे बहुत प्रैक्टिस करके जाना। अरे सॉरी यार, ऐसे पे नहीं, मुझे लगा इसकी लैंग्वेज बड़ी सी है तो इसलिए। वो जो पूर्व धारणाएं और कथन निष्कर्ष वगैरह क्या क्या होते हैं पता नहीं उन पर, और इस पर भी, इसमें थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो गलत भी हो सकता है, तो इस पर भी ध्यान से करना है। और ये रीजनिंग में अगर आप बैंकिंग के कैंडिडेट रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ईजीली कर लोगे आप, ये भी ठीक ही है। और उसके बाद कितना टाइम हो गया वैसे मुझे ये वीडियो, ओहो 36 मिनट, है राम। ठीक है, देखते हैं। उसके बाद ये इन क्वेश्चंस को मैं बस आपको दिखाती जा रही हूँ, क्योंकि इनके बारे में बातें करना तो बेकार है, आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को कर लीजिएगा, क्योंकि वामावर्त और दक्षिणावर्त में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, ध्यान ही नहीं रहता कि वामावर्त कैसे और दक्षिणावर्त कैसे। वामावर्त यानी कि क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक से आपको ध्यान रखना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश एक बार कर लीजिए, फिर कोई टेंशन नहीं होगी। आकृति में कितनी त्रिभुज है, मैंने गलत लगा दिया था, 8 लगा दिया था। मुझे ऐसे याद आया था कि स्टार वाली में 8 होते हैं, लेकिन स्टार वाले में 10 होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें वर्ग कितने हैं, तो 14 इसमें वर्ग हैं। ये पासा भी आया है, पासे को भी ठीक ढंग से कर लीजिएगा। और ये मैथ का क्वेश्चन इसमें आ गया है। ये वाला क्वेश्चन ना पिछली बार जो आया था वो गलत था उनका क्वेश्चन, फिर भी उन्होंने चेंज नहीं किया था, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि दो ऑप्शन सही थे उसके। और ये दर्पण प्रतिबिंब वगैरह इन सबको अच्छे से कर लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से। आकृति, नौ क्वेश्चन गलत हुए थे मेरे इसमें, देख लीजिए कैसे कैसे गलत हुए हैं। ये ऐसे वाली श्रृंखला भी कर लीजिएगा। ये स्लॉक्स तो आपसे आते होंगे, मैं ऐसे वाले क्वेश्चंस की कह रही थी पहले, ये बड़ा दिमाग खाते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक आरेख तो ज़रूर आ जाना चाहिए, क्योंकि मार्क्स को इंक्रीज करवा देगा, हर एक कैंडिडेट के मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे अगर ये ऐसे आ जाएँ तो। क्योंकि पैट का एग्ज़ाम सब देते हैं, पैट में 20-20 नंबर का आता है ये, और सब मोस्टली करके ही आते हैं सारे क्वेश्चन। तो ऐसे अगर आ गए 5 नंबर के भी, तो 5 के 5 नंबर आ सकते हैं किसी भी कैंडिडेट के, तो आने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। और ये तो पता नहीं दिमाग ख़राब करते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये वाले ये सब। मेरा देख लो, ये भी गलत हुआ है, ये तो ठीक हो गया, ये भी गलत हुआ है। ऐसे क्वेश्चन गलत ही हो जाते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी से इसको एंड करते हैं। और हाँ, वीडियो एग्ज़ाम 17 या 18 जून को है, उसी के अकॉर्डिंग तैयार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।